हेलो स्टूडेंट, अच्छा की पाठशाला में आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, हम आगामी आने वाली बोर्ड एग्जाम अंग्रेजी के लिए कक्षा 12 के लिए हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, उसको सॉल्व करा रहे हैं और रियल क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे मॉडल पेपर नहीं हो रहा है। विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उन्हीं पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। तो अभी हम पिछले वीडियो में बच्चों देख चुके हैं कि हमने ये देखा कि सेक्शन ए में रीडिंग था, सेक्शन बी में राइटिंग था, सेक्शन सी में ग्रामर था और उसके एक एक सवाल हमने अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर आपको मसलन दिखाया। जैसे आप देख लीजिए कि ये आप यही वो उत्तर पुस्तिका है। जैसे उसकी जो प्रविष्टियां हैं, कैसे रोल नंबर भरते हैं, ये चीजें मैंने आपको दिखाया। एक बार आप पुनः देख सकते हैं, है ना। तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें लिटरेचर सेक्शन चूंकि छोड़ दिया गया था क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था। तो आइए आज देखते हैं, आज लिटरेचर सेक्शन का जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको कैसे हम हल करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, यही था क्वेश्चन नंबर 1 जिस पर हमने चर्चा की, जो रीडिंग सेक्शन पे था। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है और उसके फिर ABCDE करके ऐसे हमने उनके सारे जवाब दिया, है ना। इसके उपरांत देखिए आप, ये आपका आर्टिकल राइटिंग से संबंधित सवाल था जिसको हमने लिखकर आपको दिखाया। ये कल के वीडियो में इसकी विधिवत चर्चा हो चुकी है ना। तो आप नहीं देखे हैं तो जरूर उस वीडियो को देखिए। फिर देखिए, ये आपका लेटर राइटिंग आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। राइटिंग सेक्शन में आप जानते हैं कि 2 और 3 लगातार राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन है, जिसमें लेटर राइटिंग में आप थोड़ा सा गौर करिए कि कैसे हमने लेटर राइटिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे तैयार किया था। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप अच्छे से देख सकते हैं, है ना बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। ये हम पिछले वीडियो में इन सब क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसको भी आप देखिए। मैं आपका रिकैप करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं सरसरी निगाह में, विहंगम दृष्टि आप देख सकते हैं इसको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 यहीं पर था। आप देखिए, ये था 5, ये 5 था। 5 में ABCD करके था, जिसमें 1 2 1 2 ये अथवा करके था। तो हमने यहाँ हल दोनों कर दिए। आपको क्या करना है, एक ही करने थे। ये गौर करने वाली बात है। फिर देखिए, ये 5 के ही है। ई में 1 2 सेक्शन ऐसे ही बढ़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या होता है, ट्रांसलेट टू हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में आपका अनुवाद होता है। 6 नंबर का होता है, इसको भी आप देखिएगा। और ये यहाँ से, यानी ये लिटरेचर सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप एक स्ट्रक्चर में आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले कैसे हमारा फॉर्मेट होगा उसे देख लीजिए, फिर हम शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर थोड़ा। तो ये रहा आपके सामने स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से आपके दिमाग में एक चित्र बन जाए कि हमारा जो इंटर का जो पेपर आने वाला है अंग्रेजी का, उसमें 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इंग्लिश है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर और मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 नंबर का होता है, 100 नंबर के। तो रीडिंग सेक्शन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 होता है जो 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है। 6 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जैसे ABCDE। और क्रमशः अंक भी देखिए, 3 3 3 3 और ई पुनः 3 पार्ट में बटा है, 1 1 1, यानी ये 3 नंबर। तो टोटल आप देखेंगे कि 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 होता है जो रीडिंग सेक्शन से संबंधित है। ऐसे ही आप देखिए, बी देखिए जो राइटिंग सेक्शन है, इसमें 2 सवाल होते हैं, 2 एंड 3, जो 10 नंबर का होता है। पहला जो आर्टिकल राइटिंग का और दूसरा लेटर राइटिंग का। अथवा की भी गुंजाइश है, तो इस प्रकार इसमें 20 नंबर मिलते हैं आपको। सी देखिए, ग्रामर सेक्शन है आपका। तो ग्रामर सेक्शन में 4th है, 5th है, ये 2 ग्रामर सेक्शन के होंगे ये, और ये 10-10 अंक के होंगे। जैसे ABCDE ये भी 5 भागों में बटा होगा, 2 4 6 8 10, तो 10 अंक का चौथा क्वेश्चन। और 5वां भी 10 अंक का है, ये भी ABCDE में 2 2 4 6 8 10 इस प्रकार बटा हुआ है। और 6 वाला आपका ट्रांसलेशन होता है ना। तो एक बार आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए। तो हम जो है पिछले वीडियो में 6th यानी 6वें सवाल तक हमारी गहन चर्चा हो चुकी है। अब आज हमारा जो चर्चा होगी वो लिटरेचर सेक्शन की होगी। तो लिटरेचर में देखिए 7 8 9 10 11 12 ये क्वेश्चन लिटरेचर सेक्शन में आ गया था।
प्रोज और पोएट्री से संबंधित जो सवाल होंगे इसी से होंगे। जैसे 7 को देखिए थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, तो 7 में 2 क्वेश्चन करने ए बी, हालांकि अथवा की गुंजाइश है इसमें, और ये 4 नंबर का ए होगा, 4 नंबर का बी, टोटल 8 अंक का होगा। 7वां 8वां आपका 7 अंक का होता है, एक बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 7 नंबर का होता है, ओनली 1 करना है, तो 7 नंबर का। 9th नंबर का जो 9वां क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी 3 पार्ट में बटा है और 2 2 2 इस प्रकार अंक मिलेंगे। ये पोएम और पोएट्री से संबंधित आपका सवाल होगा, जिसमें कोई पोएम आ जाएगी और उसे आपको पढ़ना है केयरफुली और फिर उसके आंसर देने हैं ए बी सी डी, तो 2 2 अंक के इस प्रकार ये 6 अंक का हुआ। 10वां क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्टली सेंट्रल आइडिया है, जो 4 अंक उसके लिए आपको मिलेंगे। 11वां में देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं 4 नंबर के ए बी करके होना है, इसमें अथवा की गुंजाइश है, तो इस प्रकार से 4 और 4, तो 11वां जो क्वेश्चन है वो 8 अंक इसके लिए। 12वां के लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो हालांकि इसमें भी अथवा की गुंजाइश है जो 7 नंबर का है। तो ये स्ट्रक्चर आप पहले ढंग से देख लीजिए कि ये 12 क्वेश्चन इस प्रकार डिवाइडेड होंगे आपके, है ना। तो आइए फिर से हम लौट के चलते हैं और लिटरेचर सेक्शन यानी 7 8 9 10 11 12 ये सवाल आज हम क्वेश्चन पेपर से डिस्कशन करते हैं। तो चलिए लेट अस कंटिन्यू। तो सेक्शन डी में देखिए आप जानते हैं कि 7वें नंबर से क्वेश्चन शुरू होता है, ये आपका यहाँ से 7th नंबर का क्वेश्चन है सेक्शन डी लिटरेचर पार्ट से। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हम जानते हैं कि 7वां क्वेश्चन है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है और ये 40 शब्दों में आपको लिखना है इसको, और इसके लिए 7वां जो ए और बी करके 4 अंक के 2 सवाल हैं। अथवा की भी गुंजाइश है इसमें। जैसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन ए नंबर, इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जो लास्ट लेसन नाम का आपका पार्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि कौन कौन से उन देशों के नाम बताइए और कौन लड़ रहा था किनके बीच में, और वो जो बोर्ड में बुलेटिन यानी समाचार लिखा था वो क्या था, इसके विषय में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। अथवा उसे नहीं करना तो इसी का ए का ही अथवा है, इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम हैमल डज द मदर टंग सर्व्स इवन द इंस्लेव्ड पीपल। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि मदर टंग कैसे देशवासियों जो गुलाम हैं उनकी कैसे वो सेवा करती है, एम हैमल के अनुसार आप जवाब दीजिए, ये हो सकता है। बी में देखिए, व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। वो कौन सी इंसिडेंट घटनाएं थी जो मिस्टर डगलस को पानी से डरने के लिए मजबूर करती थी बचपन में, है ना। तो या तो इसे कर दीजिए, या तो डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ राइट पिकर्स एट द सीमापुरी। तो आप जानते हैं कि कचरा उठाने वाले बच्चों का आप वर्णन करिए कि कैसे सीमापुरी जो दिल्ली के पास का इलाका है वहाँ की बच्चों की कैसी गरीबी है, पॉवर्टी है, आर्थिक दशा है, उनका वर्णन करिए। तो आइए मैं आपके सामने 7वें नंबर का क्वेश्चन का कॉपी में कैसे लिखा जाता है यह दिखाता हूँ आपको। देखिए ये आपके समक्ष बच्चों कॉपी है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 का ए, जिसमें हम आर अथवा करने जा रहे हैं। तो द मदर टंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए नेशन टू आइडेंटिटी एंड कैरेक्टर, कि जो हमारी मातृभाषा है वो किसी देश का प्रतिनिधित्व करती है, वास्तव में उसकी पहचान है, उसका कैरेक्टर है। देखिए कैरेक्टर को कैरेक्टर भी आजकल पढ़ा जाता है, जो आप इच्छा हो पढ़ सकते हैं, है ना। आगे इट माने क्या, मदर टंग हमारी मातृभाषा। इट एक्ट्स एज बाइंडिंग फोर्स क्रिएटिंग यूनिटी अमंग द कंट्रीमेन। तो देशवासियों के बीच में ये क्या करती है, आपस में जोड़े रहने का काम करती है। तो एम हैमल ने ठीक ही कहा, राइटली सेड दैट व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। जब लोग क्या होते हैं, गुलाम हो जाते हैं, तब वो अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं और ये भाषा ही उन्हें आज़ाद करने का जज्बा देती है, आपस में जोड़े रहती है। यही तो कहा गया, इट इज एज इफ दे हैड द की अप टू देयर प्रिजन। यहाँ तक कि जेल में भी वो एक उम्मीद की चाबी के रूप में ये मदर टंग काम करती है। तो ये आंसर हो गया। हालांकि मैं इसको डिटेल में पढ़ाने की बात यहाँ नहीं होगी, अभी हमारे यहाँ पेपर डिस्कशन है, पूरा लेसन तो आप विस्तार से पढ़े ही होंगे। अब देखिए ये सीमापुरी वाला अथवा फिर से करते हैं, 7वें का ही, और ये 4 अंक के होते हैं। तो देख लीजिए इसको, देखिए द रैग पिकर्स यानी कूड़ा करकट उठाने वाले बच्चे जो बीनते रहते हैं प्लास्टिक वगैरह। तो सीमापुरी एज डिस्क्राइब इन द लेसन लास्ट स्प्रिंग। खोया हुआ बचपन जो था इसका भावार्थ है, उस पाठ में सीमापुरी के आसपास के जो बच्चे हैं जो रैग पिकर्स का काम करते हैं उनका वर्णन किया गया है, ये लिखा है।
डिपिक्ट ए पेनफुल स्टोरी, उनकी दर्द भरी दास्तान कहानी को डिपिक्ट माने वर्णन किया गया है। ए पुअर चिल्ड्रन, वो गरीब बच्चे हैं, एंड देयर फैमिलीज, उनकी परिवार भी बहुत गरीब थे। लाइविंग इन द पॉवर्टी, जो गरीबी में जीने के लिए बाध्य हैं। द पीपुल ऑफ सीमापुरी वर्क एज द गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज माने कूड़ा करकट, आप जानते हैं। तो सीमापुरी के लोग जो कूड़ा करकट से जो कुछ सामान मिल जाता है उसको कलेक्ट करने वाले हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उनका यही पेशा है। फॉर देयर लाइविंग, तो उनसे उनका जीवन चलता है, आजीविका चलती है। इवन देन दे कुड बेयरली फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज, फिर भी वो अपनी जो वास्तविक जो बेसिक आधारभूत जरूरतें हैं उनको मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। मेनी ऑफ दीज राइट पिकर्स डू नॉट इवन हैव स्लीपर, इन राइट पिकर्स में बहुतों के पास तो चप्पल तक नहीं है ऑन देयर फीट, इनके पैरों में। आर गेट एजुकेशन, या इन्हें शिक्षा नहीं मिली है। तो इनकी दशा बड़ी दयनीय थी। 40 शब्दों में लिखना था, अब इससे ज्यादा क्या ही लिखा जा सकता है बच्चों। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास स्ट्रक्चर मैंने पेश करने का प्रयास किया, आप इसको समझिए, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 8वें क्वेश्चन को हम जरा पढ़ते हैं। देखिए 8वां ऐसे लिखा रहेगा आपके, आंसर एनीवन, यानी किसी एक का जवाब दीजिए आप द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 80 शब्दों में। 80 शब्दों का मतलब होता है बच्चे 8 से 9 लाइन में, है ना। इतना उत्तर देना है। तो एनीवन एक ही का उत्तर देना है। आपसे कितने, 1 2 पूछे गए हैं, या तो ए का जवाब दे दीजिए या तो बी का दे दीजिए, है ना। तो डिस्क्राइब द इवेंट दैट फॉलोज व्हेन द राइट ट्रप, तो राइट ट्रप वाला जो लेसन है उससे आप चाहे आंसर कर दीजिए, या तो व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ इंडिगो पीजेंट, इंडिगो नामक आपने पाठ पढ़ा होगा कि जो नील की खेती वाले जो खेतीहर मजदूर हैं उनकी क्या दशा थी। चंपारण आंदोलन, गांधी जी, आपने खूब अच्छे से इस लेसन को पढ़ा ही होगा, तो ये वाला जवाब दे दीजिए। तो मैंने इसे लिखने का प्रयास किया, यानी बी नंबर। तो ये आपके सामने फिर से एक लाइव प्रसारण, देखिए ये है आपका आंसर। देखिए ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। देखिए तो क्या लिखा है, 80 शब्दों में लिखना था। द इंडिगो पीजेंट, यानी नील की खेती की, पीजेंट माने जो खेतीहर मजदूर किसान होते हैं उनको कहते हैं। द इंडिगो पीजेंट वर रिप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड बिफोर गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, तो गांधी जी के आने से पूर्व चंपारण जो बिहार में एक जगह है, तो उससे पहले वहां के लोग जो किसान थे बहुत दबे हुए थे, बेचारे दबे कुचले थे। और क्या था, दे लिव इन डर्टी सराउंडिंग, और वो बड़े गंदे माहौल में रहते थे। क्या, दे लिव इन द डर्टी सराउंडिंग्स विद नो आइडिया ऑफ हाइजीन, हाइजीन माने शारीरिक साफ सफाई की बात हो, तो साफ सुथरे नहीं रहते थे, स्वच्छता नहीं की बात नहीं होती थी, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था वो कैसे साफ रहा जाए। तो गांधी जी के आने से पहले उनकी ये दशा थी। आगे व्हेन, यहाँ से देखिए, व्हेन गांधी जी saw the cultural and social backgroundness इन द चंपारण विलेजेस, जब चंपारण के गांव को देखा कि वहां के लोग का सांस्कृतिक और सामाजिक बैकवर्डनेस माने पिछड़ेपन को देखा जब गांधी जी ने, ही अपील फॉर टीचर्स, तो उन्होंने अध्यापकों से अपील किया, क्या किया, टू एजुकेट द मासेस, मासेस माने इस भीड़ को पढ़ाया जाए। प्राइमरी स्कूल में इन्हें भेजा जाए। वर ओपन इन 6 विलेज, कम से कम 6 विलेज में तो ऐसा किया जाए, ऐसा गांधी जी ने आह्वान किया था। अगला पैराग्राफ, कस्तूरबा टाट द आश्रम रूल, तो कस्तूरबा ने वहां के निवासियों को, चंपारण के जो पीजेंट थे उनको आश्रम रूल समझाया कि कैसे आश्रम में रहा जाता है। ऑन द पर्सनल क्लीनिंग, और अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई शरीर की कैसे किया जाए। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक रूप से कैसे साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान दिया जाए। एज द हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, जैसा कि उनकी जो स्वास्थ्य की दशाएं थी मिजरेबल थी, मिजरेबल माने दयनीय थी। गांधी जी आल्सो गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months, तो गांधी जी ने स्वयं डॉक्टरों से अपील की कि वो वॉलंटियर माने स्वयं सेवक बन के लोगों की सेवा करें कम से कम 6 महीने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में केवल 1 करना था, तो हमने बी कर दिया, है ना बच्चे। स्ट्रक्चर जो मैं शुरू में बताया उसके हिसाब से आप देखते रहे कि 8वां कितने अंक का आपका क्वेश्चन है। ओके, अब देखिए 9th का क्या है। तो 9th पहले हम बुक से पढ़ लेते हैं कि 9th में है क्या। तो 9th में तो भैया बड़ा आसान है। 9th में क्या होता है, रीड द फॉलोइंग स्टैट, इस जो है पद्यांश को केयरफुली पढ़िए, रीड करिए, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उसी के अनुसार जो पूछे गए सवाल हैं उनके जवाब दीजिए। तो दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेश इन स्लीक शिवालिक, सर्टेनली
Aunt Jennifer's fingers fluttering through her bowl. Find even the ivory needle. तो आपने पढ़ा होगा आंट जेनिफर टाइगर्स नाम की पोयम, है ना? नहीं पढ़ा तो एक बार फेर लीजिए आप अच्छे से। अब देखिए ये है यहाँ, द माइस्यू बेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन द आंट जेनिफर हैंड। कितनी प्यारी पोयम है। तो इसको आपने पढ़ा, तो इसके 3 जवाब देने, ए बी सी, है ना? तो आइए देते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सजेस्ट बाय द लाइन, की लाइन्स का क्या मतलब है? द माइस्यू बेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड, इस लाइन का अर्थ क्या है? तो पहले पढ़ लो फिर समझाते हैं। एक्सप्लेन द फ्रेज, फ्रेज माने इस वाक्यांश का मतलब समझाइए। शिवालिक सर्टेनिटी, इसका क्या मतलब है? व्हाट इमेज present before the eyes when the poet described the movement of Jennifer's finger as fluttering through the wool। तो सी में क्या है, आइए बारी बारी से पढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, ये रहा देखिए, द फ्रेज कौन, वही फ्रेज, दैट रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सप्रेशन दैट मैरिज ब्रॉट अपॉन आंट जेनिफर। तो कहते हैं कि ये जो शुरू में देखे, द माइस्यू बेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसका अर्थ ये कह रहे हैं कि ये जो फ्रेज है, ये सजेस्ट, ये क्या कह रहा है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां और उम्मीदें, दैट मैरिज ब्रॉट अपॉन आंट जेनिफर। तो ये शादी जब उन्होंने कर ली है तो क्या है, जिम्मेदारियां और उम्मीदें उनके ऊपर लाद दी गई है, शादी से हो गया है। तो ये इसका ये अर्थ था। अब द फ्रेज इंडिकेट, कौन सा फ्रेज भैया, ये वाला फ्रेज, शिवालिक सर्टेनिटी, इसकी बात कर रहे हैं। द फ्रेज ग्रेसफुल फियरलेस नेचर ऑफ टाइगर, तो जो ग्रेसफुल शानदार निर्भीक स्वभाव का जो टाइगर है उसके लिए बहादुरी भरे शब्दों की बात, शिवालिक मतलब बहादुरी, तो इसके लिए फ्रेज ये इंडिकेट कर रहा है, इसका अर्थ ये है। लास्ट देख रहे हैं, द इमेज प्रेजेंटेड एज इफ वीकनेस एंड सप्रेशन। तो इमेज कैसी बनती है, आंट जेनिफर तो बेचारी क्या है, जब से उनकी शादी हुई तो कमजोरी का और दबे कुचले शोषित का प्रतीक बन गई है ना? तो आपने इस बात को समझा होगा। तो 9th में ए बी सी करके 3 सवालों के जवाब हमने दिया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है कि मेरा सॉल्व करने का तरीका आपको पसंद आए ना, लेकिन मैं सोचता था क्यों ना मैं लाइव प्रसारण करूं आपके समक्ष, है ना? इधर से मैं क्वेश्चन भी पढ़ता हूं और उसके आंसर भी देता चलता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है, क्या कह रहा है भाई, पढ़ते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनीवन, एनीवन एक ही लिखना है, दी कई होंगी लेकिन लिखना एक है। ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, 1 2 3 निम्नलिखित 3 पोएम दी गई है जिनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो कीपिंग क्वाइट है, माई मदर एट 66 है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, तो 3 है। तो मुझे तो ये पसंद है, माई मदर एट 66, आपको जो पसंद है वो लिखना है। तो मैं कैसे लिखा हूं, देखिए ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने सबसे ऊपर लिखा है ना बच्चे, देखिए लिखा, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये मैं ब्लू पेन ही यूज किया हूँ, मेरे पास एक पेन था। आप जो है ये ब्लैक से जैसे क्वेश्चन नंबर डालना है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66, है ना? तो ऐसे ही देखिए, जो टॉपिक नेम हो उसको पहला अक्षर बड़े से लिखिए तो अच्छा रहेगा, यम बड़े से, फिर यम बड़े से, फिर ए बड़े से, यस और यस, आप ध्यान दीजिए, है ना? हमने सेंट्रल आइडिया चलिए लिख देते हैं। द पोएम हैज बीन रिटन इन लिरिकल आइडियम्स एंड ब्रिंग आउट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशन। तो ये लिरिकल माने गीतबद्ध की गई है ये कविता, और यह दिखाया गया है कि कैसे भी मानवीय जो रिश्ते हैं उनमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या जटिलताएं हैं, उसको उजागर किया गया है, ये है ना। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एजिंग, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो शब्द महत्वपूर्ण हो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए। इस कविता का जो मेन थीम है वो है एजिंग, एजिंग माने बढ़ती उम्र। व्हिच इज द सेंट्रल लॉ ऑफ नेचर, और यही प्रकृति का मेन नियम है ना। द पोएटिस में कवित्री had gone to meet her mother whose pale face made her realize that her mother is getting old। कवित्री ये कहने के कि जब वो अपनी माँ से मिलने गई, हर मदर, तो क्या देखा कि हुज माने जिनका, माता जी का, पेल माने पीला पड़ गया है फेस, उनका चेहरा पीला पड़ गया है, और वो महसूस कर रही हैं कि उनकी माँ अब धीरे धीरे बूढ़ी हो रही हैं। तो यह देख करके कवित्री का मन द्रवित हो जाता है।
द पोएट्स बिकेम रियली अपसेट। तो यह देखकर अचानक जो हमारी कवित्री है वो अपसेट हो जाती है। द पोएट्स आल्सो मेंशन, कवित्री यह भी ध्यान दी है, इस बात के लिए मेंशन किया है, द क्लोज रिलेशन व्हिच इज मदर एंड डॉटर शेयर, कि एक माँ और बेटी कैसे रिश्ते होते हैं और कैसे आपस में वो शेयर किया है तमाम बातों को। तो उसे देख करके जब देखी कि उनकी माँ बूढ़ी हो चली है तो अचानक वो क्या हुई, दुखी हो गई, अपसेट हो गई। तो यही था सेंट्रल आइडिया, ज्यादा कुछ नहीं, 6 नंबर का था, बहुत था इतना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, लेकिन मैं आपको रियल पहले किताब से पढ़ा दे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, इसमें देखिए 40 शब्दों में आपको उत्तर देने, पहले तो ये देख लीजिए। और क्या है इसके, ए और बी, ए ये है बी ये है, 2 आंसर करने आपको, उसमें भी अथवा भी है कि ए में अथवा है, ये करिए, बी में ये करिए, ये गुंजाइश है। और टोटल 8 अंक का है ना। जैसे व्हाट डिड डॉक्टर सडाउ डू टू इंश्योर दैट सेफ एग्जिट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, ये है। अथवा में व्हाई डज जैक इंसिस्ट दैट इट वाज द विजार्ड दैट वाज द हिंट एंड नॉट द मदर, ये है। बी में देखिए व्हाट इज दैट डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लाइम इन द स्पाइट ऑफ हिम, या अथवा में व्हाट वाज द फोरकास्ट, क्या है वो भविष्यवाणी मेड बाय मुख्य एस्ट्रोलॉजर, यानी मुख्य भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी क्या थी रिगार्डिंग द किंग टाइगर, किंग टाइगर को लेकर के मुख्य जो भविष्यवक्ता था उसकी भविष्यवाणी क्या है। तो 11 में 2 सवालों के जवाब देने हैं, आइए प्रयास करते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन, देखिए डॉक्टर सदाव का हमने करने का प्रयास किया, मैं पढ़ देता हूं, आपने विधिवत इसको पढ़ा ही होगा। तो डॉक्टर सदाव फर्स्ट वेटेड फॉर द जनरल एसिनेशन टू किल द अमेरिकन, तो सबसे पहले डॉक्टर सदाव थे वो इंतजार किए किसका, जनरल एसिनेशन, जनरल की हत्या करने वाले को, हत्यारों के, टू किल द अमेरिकन, अमेरिकन को मारने के लिए उनका इंतजार किया, किनका, जो उस हत्यारे थे जनरल के, उनका इंतजार किया सबसे पहले। बट दे नेवर अराइव्ड, लेकिन वो कभी आए नहीं। सदाव देन हिमसेल्फ अरेंज फॉर ए बोट, तब उन्होंने एक बोट का इंतजाम किया, एंड हेल्प टॉम, टॉम की मदद की टू escape, बच निकलने में। ही लेटर टोल्ड द जनरल दैट द प्रिजनर हैड escaped, तब जनरल से कहा कि जो कैदी थे वो भाग खड़े हुए, बच निकले। दस इस प्रकार डॉक्टर सदा इंश्योर्ड दैट द अमेरिकन लेफ्ट हिज हाउस, तो इस प्रकार वो इंश्योर हुए कि जो अमेरिकन थे उनका घर छोड़ के चले गए, बट ही हिमसेल्फ रिमेन्ड सेफ एंड सिक्योर, इस प्रकार वो अपने घर में सेफ और सुरक्षित बचा रहा। तो ये 11 का डॉक्टर सदाव जो चैप्टर से हमने लिया तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ, ये अथवा करके, तो जो भविष्यवक्ता है, एस्ट्रोलॉजर है, टाइगर किंग नाम आप पढ़े होंगे कि जो राजा था उसने प्रण लिया था कि 100 टाइगर मार दूंगा तो मैं शायद मेरी मौत नहीं होगी, आपने पढ़ा ही होगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा आंसर करते हैं। एट द बर्थ ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग का जब जन्म हुआ, द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट, तब भविष्यवक्ताओं ने उसका प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी की, दैट द क्राउन प्रिंस वाज बॉर्न इन द बुल आवर्स, बुल आवर्स माने वृषभ राशि में पैदा हुआ है। सिंस द बुल एंड द टाइगर आर बोथ कोर एनिमीज, और टाइगर और बुल एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। द किंग सर्टेनली किल्ड बाय ए टाइगर, तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि राजा जरूर किसी टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। ये बात टाइगर किंग को परेशान करने लगी। लेटर द एस्ट्रोलॉजर एडवोकेट, आगे एस्ट्रोलॉजर ने क्या वकालत की, क्या बातें आगे की, दैट द किलिंग ऑफ वन टाइगर वाज नॉट इनफ, केवल एक टाइगर को मार देने से आपका खतरा टलेगा नहीं। ही डिड नॉट मीन दैट द किंग वाज सेफ, तो राजा इससे सेफ नहीं हो जाएगा कि एक मार दिया। ही माइट किल 99 टाइगर इन दिस वे, इस प्रकार उसने 99 टाइगर जो बाघ थे उनको मार डाला। बट देयर इज ए डेयर नीड ऑफ कासन व्हाइल द किलिंग हैंड्रेड, लेकिन अभी भी ये समस्या बनी थी कि 100वां कैसे मारा जाए, है ना। तो 40 शब्दों में इतना बहुत था, इसका संक्षेप में जवाब दिया गया है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 या अंतिम सवाल जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, आइए पढ़ते हैं, फिर हम अपनी बुक से देखते हैं क्या है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में जवाब देना। एनी वन, ये ध्यान दीजिएगा, किसी एक का, दोनों का नहीं। एसेस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका, कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उस पर मानव समाज का, मानव जात का क्या असर हुआ। या व्हाट डू यू इन्फॉर्म फ्रॉम द सैम्स लेटर साली इन द स्टोरी द थर्ड लेवल, या तो इसका जवाब दीजिए, है ना। तो आइए हम इसमें एक
जवाब आपका देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है और यह अंतिम भी है। देखिए तो ये बच्चों देखते हैं, ये नंबर हम करने जा रहे हैं अंटार्कटिका पर कैसे मानव जात का इम्पैक्ट पड़ा है, उसका हमने जवाब देने का 80 शब्दों में एक प्रयास किया। मैन हैज हैड ए डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका। पहली लाइन में कह दिया है कि मानव ने बड़ा विध्वंसक प्रभाव डाला है अंटार्कटिका महाद्वीप पे। इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एक अगर छोटी सी मानव समाज का इतिहास देखा जाए, मैन हैज मैनेज टू डिस्ट्रॉय नेचर, तो मानव ने तो प्रकृति को डिस्ट्रॉय ही किया, बर्बाद ही किया। एंड क्रिएट विलेजेस, और उसने गांव बनाए, टाउन्स बनाए, सिटी बनाए, एंड मेगा सिटी, महानगर बनाए। रैपिड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इस तरह से बहुत ज़्यादा उसकी जनसंख्या बढ़ी। एंड लिमिटेड रिसोर्सेज इसेक्ट, और जो सीमित संसाधन थे वो खत्म हो गए और उन पर दबाव पड़ने लगा। एंड लैंड, लैंड मैंने भूमि पर पॉपुलेशन का दबाव पड़ा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो आपके ईंधन है जैसे पेट्रोल है, कोयला है, इन्हें फॉसिल अवसाद जो ईंधन है, हैज ओनली हेल्प इन इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, इसके इस्तेमाल से जो आपका वैश्विक तापमान है वो लगातार टेम्परेचर है बढ़ रहा है। मेल्टिंग आइस कैप, जो ग्लेशियर है वो लगातार पिघल रहे हैं। डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ओजोन परत का लगातार क्षरण हो रहा है, लेयर उसकी परत का। एंड ग्लोबल वार्मिंग आर द रियल एंड इमीडिएट डेंजर, और ग्लोबल वार्मिंग ने तो ये हाल कर दिया है कि अब शीघ्र ही डेंजर की दशा में हम पहुंच चुके, खतरे की। फॉर मेकिंग, ये जो हम सब बना रहे हैं, बट दे हैव बीन क्रिएटेड बाय मैनकाइंड ओनली, और ये सिर्फ किसी ने नहीं किया, मानव ने किया है। इस पृथ्वी पर तो सभी जीव जंतु रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का कोई नुकसान नेचर को नहीं पहुंचाया, केवल मानव ने पहुंचाया है ना बच्चे। तो आप देखिए कैसे हमने, अब मैं आपको पूरी ये जो कॉपी है लिखा है, जो आप 3 घंटे में 103 घंटे में लिखेंगे, उसका एक सैंपल आपके सामने मैं पेश करता हूँ। पूरा जो कल का आज का लगातार आपको पलट पलट के दिखाता हूँ, है ना। तो आइए देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रीडिंग सेक्शन का, ऐसे हमने जवाब दिया। मैं चाहूँगा कि आपकी राइटिंग और इससे ज़्यादा अच्छी हो। फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप एकदम आसानी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका राइटिंग सेक्शन से है, और लेटर का हमने एक स्ट्रक्चर बनाने का आपके सामने प्रयास किया। ये क्वेश्चन नंबर, फिर देखिए ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 4 है ना, 3, अभी 4 आया, देख लीजिए 4 के आंसर है लगातार। 5th के आंसर देखिए, और 6th देखिए। 6 में क्या है, 6 में आपका ट्रांसलेशन रहता है, ये देखिए आप ऐसे आप देखिए, ये लिटरेचर सेक्शन आ गया। 7th देखिए, ए बी 2 सवाल पूछे जाते हैं इससे। और 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। देखिए सब आप समझिए, इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आपको एग्जाम हॉल में, इंटर में कुछ ज़्यादा लिखना पड़ता है, ध्यान रखिए, आप प्रैक्टिस अभी से करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, जो सेंट्रल आइडिया था आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन आंसर है ना, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का बी देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर बी। और अंतिम आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 है ना। तो इस प्रकार से इतना यदि लिख देते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपको 95 से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। और ये स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि इसी प्रकार हूबहू सवाल बदल सकते हैं, स्ट्रक्चर कभी नहीं बदल सकता। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा, और आया है तो कृपया शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा हौसला बढ़ाने का काम करिएगा, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ आप बहुत अच्छे अंक पाएं अपनी परीक्षा में, यही शुभकामना के साथ। थैंक यू वेरी मच।